मिला। अच्छा जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में किया था। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस स्ट्रक्चर। सर प्रोजेक्ट ग्रुप का बता दें सर थोड़ा। प्रोजेक्ट में आप 3-3 के ग्रुप बना लीजिए और मैं प्रोजेक्ट लिस्ट अपलोड कर दूंगा, तो उसमें आप अपने पसंद का प्रोजेक्ट ले सकेंगे। उसके अलावा भी अगर कोई प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मतलब उसका प्रपोजल मुझे बताइएगा, तो फिर मैं उसको अगर सही लगेगा तो एक्सेप्ट कर लूँगा। ओके सर, ठीक है। वैसे तो जो प्रोजेक्ट लिस्ट में लिखा हुआ है वो उसका प्रपोजल जमा कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो प्रोजेक्ट लिस्ट में नहीं है उसका प्रपोजल जमा कराना पड़ेगा। सर अपने ग्रुप्स के नाम वगैरह कहाँ पे हमें देने होंगे? वो मैं फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट लिखूंगा, उसके कमेंट में आपने ग्रुप के मेंबर्स के नाम और प्रोजेक्ट नंबर आपको लिखना होगा, कि प्रोजेक्ट नंबर और टाइटल डाल देना कमेंट में। ओके सर, ठीक। मेंबर्स जो है मैक्सिमम आपके 3 होने चाहिए प्रोजेक्ट में ना, 3 मेंबर्स मैक्सिमम है, और कोशिश करें 3-3 के ग्रुप बना लें। अगर नहीं बनना तो 2 का भी बना सकते हैं, लेकिन 3-3 के ग्रुप जो है आइडियल है, उसमें 3-3 के ग्रुप बना लिए। आपके क्लास के सीआर की भी सिलेक्शन जो है वो करनी है, तो वो अभी कमेंट में मैं देख लेता हूँ। फेसबुक के जुम्मे की नमाज के बाद जब आएंगे उस वक्त हम देख लेते हैं, लेकिन अभी भी देख लीजिएगा, जिसने फेसबुक पे अगर कमेंट नहीं किया हो तो कर दें। आप लोगों जो समझ में आ रहे हैं सीआर अपनी क्लास के लिए, और जो बनना चाहते हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं। आज हम डिसाइड कर लेंगे कौन सीआर होंगे आपकी क्लास के। तो जिन्होंने कमेंट करना है, जो मैंने फेसबुक के अंदर पोस्ट लिखी है अपनी सीआर के लिए, उसमें कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पहले, अब अटेंडेंस में लेट हो चुका हूँ लेकिन अब आ गए, तो उनका नाम मुझे फुरकान, मेरे ख्याल में कभी नजर आए थे मुझे फुरकान। ठीक है फुरकान, आपकी अटेंडेंस में लगा देता हूँ। रिप्लाई करें फुरकान, फुरकान रिप्लाई करें, अगर आपकी अटेंडेंस लग जाएगी आप चैट पे या उस पर। ठीक है फुरकान ने रिप्लाई कर दिया। और मुझे नजर आ रहे हैं, और सबा बतूल रिप्लाई करें। सबा बतूल आप रिप्लाई कर दें, चैट पे कर दें या जैसे माइक पे कर दें, ताकि आपकी अटेंडेंस लग जाए। या आप लोग लेट आए हो, थोड़ा सा लेट हुए, लेकिन ज्यादा लेट नहीं हुए। सबा बतूल रिप्लाई नहीं कर रही, ठीक है, उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। फुरकान ने रिप्लाई किया, उनकी मार्क कर दी। अच्छा जी, यहाँ तक हमने किया था।
डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मतलब यहाँ हमारा टॉपिक चल रहा था, और में एक्चुअली होता है क्या है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में, कि आपका जो है ना इसमें आइडिया ये है कि सीपीयू को बार बार जो है हर कोई आईओ के लिए, आईओ डिवाइसेज, बहुत सारी आईओ डिवाइसेज है ना, बहुत सारी हाई स्पीड आईओ डिवाइसेज है, कीबोर्ड है, माउस है, माइक है, और जो भी हम इनपुट डिवाइस दे रहे होते हैं, टच स्क्रीन आ गई हैं आजकल, वो सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज भी हैं आपकी, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जो है बहुत सारी हैं। अब बार बार इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए हर डिवाइस के अंदर जो है बहुत सारे काम हम कर रहे होते हैं, तो हर मर्तबा सीपीयू को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो डिवाइस डायरेक्टली जो है वो सीपीयू को मतलब सीपीयू को बार बार एक्सेस करने की बजाय सिर्फ एक बार एक्सेस करे, और बाकी सारा काम जो है वो रैम के थ्रू डायरेक्टली करे, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे कीबोर्ड है, मैं एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का। कीबोर्ड है, ठीक है। तो कीबोर्ड पे मुख्तलिफ चीजें टाइप कर रहे हो। अब टाइपिंग के दौरान, अब जैसे आपने ए पे क्लिक किया, फिर बी पे क्लिक किया, ए पे किया, फिर एस पे किया, फिर डी पे किया। अब होता क्या है कि वो ए को स्क्रीन में अगर प्रिंट करना है तो पहले सीपीयू के पास जाएगा, मतलब सीपीयू पहले ये ए जो है उठ के कहाँ जाएगा, रैम में आएगा, ठीक है। और फिर रैम से सीपीयू उसको जो है स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। फिर आपने बी लिखा, बी जो है दोबारा से जो है वो रैम में आएगा, और रैम से उठ के फिर सीपीयू के पास आएगा बी। इस तरह हर मर्तबा जो है वो मतलब सीपीयू उसको बार बार जो है एक्सेस करना पड़ रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि सीपीयू को बार बार एक्सेस ना करना पड़े। तो जैसे ही जब तक आप टाइप कर रहे हैं ना, जब तक आप टाइप कर रहे हैं जितनी देर एक ही सीक्वेंस में, एक ही समझे टाइम फ्रेम में, तो वो स्टोर होता रहता है बफर में। कीबोर्ड का जो बफर है, इसका सॉफ्टवेयर का जो बफर है ड्राइवर कीबोर्ड के, उसके बफर में सेव होता रहता है। तो होता क्या है कि वो पूरे बफर को एक मर्तबा जो है ऑपरेटिंग सीपीयू के हवाले कर दिया जाता है। तो फिर वो डिवाइस डायरेक्टली बस रैम से कम्युनिकेट करती है, सीपीयू से बार बार उसको कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं होती एक बफर के लिए, ठीक है। जितनी मरतबा भी मतलब जितना आप पूरा आपने एक जुमला लिखा, और पूरा जुमला अगर बफर में है तो बस रैम पे जाएगा, एक बार सीपीयू के पास जाएगा, फिर पूरे जुमले के लिए हर वर्ड के लिए वो सीपीयू के पास नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट रैम से एक्सेस कर लेगा, ठीक है। यानी कि आईओ डिवाइसेस, कॉन्सेप्ट ये है, आईओ डिवाइसेस डायरेक्टली रैम से एक्सेस करें, सीपीयू को बार बार जो है हर बाइट के लिए सीपीयू को तंग ना करना पड़े। इंटरप्ट जो हो वो हर बाइट के लिए ना हो, बल्कि इंटरप्ट जो होगा वो पर ब्लॉक होगा, ठीक है। पर ब्लॉक का मतलब क्या है कि एक बफर के अंदर जो जितने भी कैरेक्टर्स आ गए, जितनी भी चीजें आ गई कीबोर्ड में, जितने भी कैरेक्टर्स एक बफर में आ गए, वो एक ब्लॉक हो गया। तो एक ब्लॉक के लिए सीपीयू से रिक्वेस्ट ले ली, और उस ब्लॉक के अंदर जितने भी वर्ड्स आप लिखोगे, 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, जितने भी वर्ड्स हैं, उन सारे वर्ड्स के लिए फिर रैम को और डिवाइस की बस डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी सीपीयू की बीच में से। उस एक ब्लॉक के लिए एक इंटरप्ट होगा, ठीक है। फिर अगला जो ब्लॉक होगा कुछ देर के बाद, दोबारा से आपने कीबोर्ड पे लिखा 10 मिनट के बाद, अब वो अगला ब्लॉक है, ठीक है, वो अगला बफर बनेगा उसका। तो उसके लिए सीपीयू से एक मरतबा इंटरप्ट आएगा, और फिर बार बार वो बस रैम को ही डायरेक्ट एक्सेस करेगा, बार बार एक ब्लॉक के लिए बस एक ही मरतबा इंटरप्ट जनरेट होगा। तो बजाय ये कि हर बाइट पर इंटरप्ट जनरेट हो, ब्लॉक पर इंटरप्ट जनरेट होता है। ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का। तो मैं, हाँ, रैम में डेटा पर ब्लॉक में जाएगा, वो वेरी होगा, क्योंकि जाहिर है तो आप इनपुट वेरी कर रहे हो ना, कभी आप कुछ लिख रहे हो कीबोर्ड से, आवाज ने सवाल किया उसका जवाब दे रहा हूँ, कीबोर्ड से आप कुछ लिख रहे हो, कभी कुछ लिख रहे हो, तो वो हर मरतबा ब्लॉक जो है ना वो डिफरेंट ही होगा, जाहिर है जो आप इनपुट दोगे उसकी बेस पे ब्लॉक बनेगा। तो हर ब्लॉक के लिए इंटरप्ट एक बार जनरेट होगा सीपीयू से, सीपीयू या को एक मरतबा कहा जाएगा कि ये प्रिंट कराना है। हर कैरेक्टर के लिए नहीं होगा, जैसे ए करा फिर ए के लिए पी करा फिर सी करा, हर कैरेक्टर के लिए बार बार इंटरप्ट नहीं होगा, बल्कि हर ब्लॉक के लिए जिसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स होंगे, तो एक मरतबा सीपीयू को इंटरप्ट किया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। इसी तरह माउस के साथ है, इसी तरह माइक के साथ है, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है, आईओ डिवाइसेज जितनी भी हैं, उनके साथ साथ जो बफर अटैच होता है, उनकी बाइट वाइज इंटरप्ट करने की बजाय ब्लॉक वाइज इंटरप्शन होती है। इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। जैसे इस डायग्राम में आप देखो,
ये मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं। ये एम स्टार का मतलब है उनका मल्टीपल डिवाइसेस हैं फॉर एग्जांपल। और ये सीपीयूज हैं, ठीक है, सीपीयू है, सीपीयू भी मल्टीपल हो सकते हैं। एन स्टार का मतलब है नंबर ऑफ सीपीयूज, तो वो भी मल्टीपल हो सकते हैं, तो कैशे उनमें बिल्ट इन है। तो एक मरतबा इंटरप्ट जनरेट होगा, इनको दिखाया रहा है, एक मरतबा इंटरप्ट जनरेट होगा एक ब्लॉक के लिए, और उस इंटरप्ट की बिहाफ के ऊपर जो है वो रैम को इंस्ट्रक्शन देगा सीपीयू, यानी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल रैम को इंस्ट्रक्शन देगा सीपीयू एक मरतबा, ठीक है, और डेटा की मूवमेंट होगी एक मरतबा होगा। फिर वो डिवाइस डायरेक्टली इसको एक्सेस करेगी रैम को। हर अब ये पूरा ब्लॉक जो है वो रैम टू डिवाइस कम्युनिकेट कर रहा होगा, बीच में से सीपीयू को बार बार इंटरप्ट जनरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरप्ट बार बार जनरेट करने से डिले आता है। इसका आइडिया ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का डिले को मिनिमाइज करना, ये बजाय हर करेक्टर के हर बाइट पे इंटरप्ट आए, हर ब्लॉक पे इंटरप्ट आए। तो ब्लॉक पे इंटरप्ट जाहिर है देर से आएगा, तो सीपीयू को जो है जल्दी जल्दी तक नहीं करना होगा, बल्कि थोड़ा देर देर के बाद सीपीयू जो है वो एक्टिव होगा एक ब्लॉक के लिए। इसमें कोई कॉन्सेप्ट बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस किसे कहते हैं? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, एनी क्वेश्चन? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ये जो डेटा मूवमेंट है जी, कैशे से हमारी, ये समझे। डेटा मूवमेंट तो ये कह रहे हैं कैशे तो एक्चुअली सीपीयू के अंदर ही भी बिल्ट इन होता है, और सीपीयू के साथ मतलब साथ भी अटैच्ड होता है। तो कैशे से ही जाहिर है वो, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था ना, कैशे से फास्टेस्ट, अगर कैशे में कोई वैल्यू रखी हुई है तो फौरन ले लेगा सीपीयू उसको, कैशे में नहीं है तो फिर रैम के पास जाएगा। तो अगर रैम में होगा फिर रैम से उठ के कहाँ आएगा? कैशे में ही आएगा। तो अगली मरतबा उसको कोई वैल्यू लेनी होगी तो अगर वो कैशे में मौजूद है तो रैम पे जाने की जरूरत नहीं होगी। कैशे तो हम इसलिए यूज करते हैं ना ताकि फास्टर एक्सेस हो जाए चीजों का। डीए में समझ में आ गया जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है? ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक, अच्छा जी, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। आप कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर की बात करते हैं। मोस्ट सिस्टम यूज अ सिंगल जनरल पर्पस प्रोसेसर, ठीक है। ज्यादातर पहले जो सिस्टम्स थे, अब तो नहीं, ये पुरानी बात है कि ज्यादातर सिस्टम पहले जो है ना वो एक ही प्रोसेसर यूज करते थे, अंदर एक ही प्रोसेसर लगा होता था, वो सारे काम कर रहा होता था। जैसे शुरू में आए थे 386, 486, नाम सुने होंगे आपने, 286, 386, 486, ये प्रोसेसर के नाम है, ठीक है, इंटेल के ही थे। फिर जब, लेकिन लो स्पीड के थे, बहुत आहिस्ता स्पीड थी इनकी, 386, 486। बाद में आ गया जब पेंटियम आया, पेंटियम जो है वो बहुत फास्ट, मतलब काफी इनके मुकाबले में बेहतर था। तो पेंटियम आया तो उसके बाद जो है ना फिर विंडोज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम आए, विंडोज लॉन्च हुई, और विंडोज लॉन्च हुई, और फिर उस विंडोज के बाद जो है ना वो पेंटियम जो है वो फिर उसकी मकबूलियत की वजह ये है कि फिर ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस जो है सपोर्ट करने लगा। लेकिन ये भी सिंगल प्रोसेसर था, ठीक है, सिंगल प्रोसेसर था। इसके बाद आया पेंटियम डी। पेंटियम डी जो था ना उसमें दो प्रोसेसर लगे थे, डी फॉर ड्यूल, दो प्रोसेसर लगे थे पेंटियम डी के नाम से। इसके बाद जो है वो फिर डुआ कोर प्रोसेसर आया, वो थोड़ा और फास्ट था। तो उसके बाद कोर आई 3 आया, कोर आई 5 आया, कोर सर आई, पेंटियम बी जो है पेंटियम 4 के बाद आया था ना? हाँ पेंटियम 4 आया था इससे पहले, सही कह रहे हो, पेंटियम 486 के बाद पेंटियम डी पेंटियम 4 के बाद आया था, बिल्कुल। पेंटियम जी 4 सर, था, पेंटियम 4 के बाद पेंटियम 4 भी सिंगल प्रोसेसर था, जो सिंगल आखिरी सिंगल प्रोसेसर। प्रोसेसर था वो यही था मेरे ख्याल में, पेंटियम 4। जी फिर सर, जब ये हाँ पेंटियम डी आया, ये डुअल कोर था, यानी कि मतलब दो प्रोसेसर लगे थे, दो चिप थी पेंटियम डी। तो सही बहरहाल मैं ये सर। बताना चाह रहा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये आपको बातें, क्योंकि यहाँ पर जिक्र आ रहा है सिंगल प्रोसेसर का और मल्टी प्रोसेसर का, ठीक है। तो मल्टी प्रोसेसर का मतलब क्या है कि मल्टीपल प्रोसेसर, जैसे पेंटियम डी आया, फिर कोर आई 3,
Core i5, अब ये मल्टीपल प्रोसेसर चल रहा है अभी, Core i7, Core i9, ठीक है। तो अब ये मल्टीपल प्रोसेसर की सीरीज चल रही है, यानी कि वो मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं एक ही सिस्टम के अंदर। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं टाइटली कपल्ड सिस्टम। टाइटली कपल्ड सिस्टम का मतलब है कि सिस्टम एक ही है लेकिन प्रोसेसर उसके अंदर मल्टीपल लगे हुए हैं, और ऐसे सिस्टम को हम टाइटली कपल्ड या पैरेलल सिस्टम्स भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि ज़ाहिर है पैरेलल एग्जीक्यूशन उसके अंदर परफॉर्म होगी। इंक्रीज थ्रूपुट, अच्छा फायदा क्या है पैरेलल प्रोसेसिंग का, यानी कि जो मल्टीपल प्रोसेसर लगा रहे हैं उनका फायदा क्या है, नीचे उनके फायदे लिखे, एडवांटेजेस। नंबर 1 इज इंक्रीज थ्रूपुट। थ्रूपुट बढ़ जाता है। थ्रूपुट का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टास्क जो है ना वो बढ़ जाता है, यानी कि टास्क कंप्लीशन पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड के अंदर मल्टीपल जॉब्स परफॉर्म हो रही हैं तो इसका रेट बढ़ जाएगा कि ज्यादा जॉब्स परफॉर्म होंगी 1 सेकंड में, तो उसको कहते हैं थ्रूपुट, ठीक है। तो थ्रूपुट बढ़ जाता है, क्योंकि अगर सिंगल प्रोसेसर होगा थ्रूपुट कम होगा, मल्टीपल प्रोसेसर होंगे तो थ्रूपुट ज्यादा हो जाएगा। जैसे आप लैब में अगर एक प्रिंटर है तो अगर सारे प्रिंट आउट भेजने हैं तो सबको वेट करना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि प्रिंटर एक ही है। लेकिन अगर प्रिंटर 2 हो या 3 प्रिंटर लैब में हो तो सबका वेटिंग टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि फिर अब रिक्वेस्ट जो है अगर वो देखेगा प्रिंटर 1 बिजी है तो प्रिंटर 2 पे डाइवर्ट हो जाएगी रिक्वेस्ट, प्रिंटर 2 अगर बिजी है तो प्रिंटर 3 पे डाइवर्ट हो जाएगी रिक्वेस्ट। तो उसमें फायदा ये होता है कि थ्रूपुट बढ़ जाता है, वेटिंग टाइम कम हो जाता है। तो इसका भी यही है, पेंटियम जो मल्टीपल प्रोसेसर्स बनाए उनका कॉन्सेप्ट भी यही है कि एवरेज वेटिंग टाइम वो कम हो जाए और नंबर ऑफ थ्रूपुट जो है ना, थ्रूपुट जो है वो इंक्रीज हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात लिखिए, द स्पीड अप रेशियो। स्पीड अप रेशियो का मतलब है कि जो उसका जो रेशियो है स्पीड बढ़ने का वो कितना होगा। अगर आपने n प्रोसेसर बढ़ाए, ये प्रोसेसर की तादाद है, ठीक है ना, अगर 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, आपने नंबर ऑफ प्रोसेसर बढ़ा दिए तो उसकी स्पीड n गुना नहीं बढ़ेगी। देखिए 4 प्रोसेसर अगर बढ़ाए आपने तो 4 गुना स्पीड नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा क्या होगी, वो लेस देन n होगी। अगर आपने 4 प्रोसेसर लगाया तो 4 से कम ही होगा रिजल्ट, इसकी एफिशिएंसी 4 से कम होगी, एग्जैक्ट 4 के बराबर नहीं होगी। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ओवरहेड होता है, कंटेंशन होता है शेयर्ड रिसोर्सेज का, क्योंकि 4 प्रोसेसर लगे हुए लेकिन रैम तो एक ही है ना भाई, रैम तो आपने 4 नहीं लगाई ना। तो चारों प्रोसेसर जब एक ही रैम को एक्सेस करेंगे तो उनको कभी रैम बिजी मिलेगी तो वेट करेंगे, समझे ना। इस तरह बहुत सारी आईओ डिवाइसेस के लिए जब वो रिक्वेस्ट करेंगे, कोई प्रोसेसर कोई चीज यूज कर रहा होगा तो दूसरा प्रोसेसर वेट करेगा। तो जितने गुना प्रोसेसर बढ़ाया जाता है, जितने नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आप बढ़ाओगे उतनी एग्जैक्ट स्पीड नहीं बढ़ती, बल्कि उससे कुछ कम ही होती है, बिकॉज ऑफ ओवरहेड एंड कंटेंशन ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज। तो ये बात आ गई इंक्रीज थ्रूपुट में। सेकंड वन इज इकोनॉमी ऑफ स्केल। सस्ता पड़ता है, ठीक है, यानी कि कॉस्ट, अगर कॉस्ट वाइज देखा जाए तो एक सिस्टम की कॉस्ट तो कम लगेगी ना। अगर आपने मल्टीपल 4 सीपीयू खरीदोगे तो 4 सीपीयू तो 4 मदरबोर्ड, फिर उसके साथ रैम, तो खर्चा ज्यादा। एक ही सीपीयू में 4 प्रोसेसर लगे, खर्चा कम, ठीक है। तो इकोनॉमिकल है, पावर सप्लाई वगैरह सबके चीजें, सबके खर्चे बच जाते हैं। तो ये एक एडवांटेज हो गया मल्टी प्रोसेसिंग का। थर्ड वन इज इंक्रीज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, क्या मतलब, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 10 प्रोसेसर अगर लगे हुए हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ 10 प्रोसेसर अगर लगे हुए हैं, ठीक है ना, 10 प्रोसेसर आपने सिस्टम पे लगाए, एक ही सिस्टम है उसमें 10 प्रोसेसर लगे हैं, एक फेल हो गया तो बाकी मान लो जो 9 है ना, तो बाकी मान लो 9 प्रोसेसर्स हैं, वो इस एक की जिम्मेदारी को आपस में शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, जो काम पहले 10 प्रोसेसर कर रहे थे अब वो काम 9 प्रोसेसर मिलके करेंगे। थोड़ी सी स्पीड में, परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फर्क आएगा, परफॉर्मेंस थोड़ी डिग्रेड हो जाएगी, लेकिन सिस्टम जो है वो फेल नहीं होगा, ठीक है ना। सिस्टम फेल नहीं होगा, एक प्रोसेसर के फेल होने से पूरा सिस्टम फेल नहीं होगा, बल्कि आपस में उसका लोड शेयर कर लिया जाएगा, मल्टीपल प्रोसेसर उसका लोड शेयर कर लेते हैं। तो अगर 10 प्रोसेसर है, एक प्रोसेसर फेल हुआ है तो 10% जो है वो उसका जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाएगी, 10% उसकी परफॉर्मेंस, ज़ाहिर है एक प्रोसेसर 10 में से एक अगर डाउन हुआ है तो 10% परफॉर्मेंस जो है ऑल टुगेदर जो है वो स्लो हो जाएगी, लेकिन पूरा सिस्टम जो है बच जाएगा। तो इस तरह की चीजों को करने का ये फायदा होता है, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे। कोई क्वेश्चन तो नहीं स्लाइड में, आगे चले, एनी क्वेश्चन? सर सर वैसे ये पता कैसे चलेगा कि मतलब अगर एक प्रोसेसर फेल हो जाता है
तो हमारा सिस्टम मतलब बंद नहीं होगा, तो हमें मतलब पता ही नहीं चलेगा कि हमारा एक प्रोसेसर फेल हुआ है। अच्छा, ये आजकल के हिसाब से जवाब दूं तो अभी असल में दो तरीके थे। अभी ये जो तरीका, एक है मल्टीपल चिप्स एक प्रोसेसर में, लेकिन चिप्स अलग अलग है। एक प्रोसेसर ये, दूसरा प्रोसेसर ये, तीसरा प्रोसेसर ये, समझ रहे हो? अलग जी अलग जी। अलग अलग सीपीयू की चिप्स है। तो पेंटियम डी वगैरह 4 ना ऐसे ही आए थे, अलग अलग चिप्स थी, दो प्रोसेसर लगते थे, दो प्रोसेसर पेंटियम डी में लगते थे, अलग अलग चिप्स थी। लेकिन जो जी है ना, अब जो आ रहा है ना, वो अब चिप भी एक है। एक ही चिप में लगा होता है। हाँ, एक ही चिप में मल्टीपल कोर डाल दी। अब कहते तो अब लफ्ज क्या यूज करते हैं? कोर। कोर आई एक ही 5। चिप में सर 10 प्रोसेसर होंगे ये। ये एग्जांपल दिए हैं। हाँ, जैसे Core i7 है तो एक ही तो चिप कोर में आई सर। 7 है, एक प्रोसेसर में 10 कोर्स है। 10 कोर्स का मतलब क्या है? 10, आगे अभी आपको डायग्राम भी दिखा रहा हूँ। तो 10 जो है ना, समझो एक तरह के प्रोसेसर की छोटी छोटी जो है ना मॉड्यूल लगे होते हैं, चिप एक ही होती है। आजकल तो ऐसे आ रहा है, ठीक है? तो अलग अलग चिप नहीं है, बल्कि एक ही चिप में मल्टीपल कोर्स हैं, इसलिए इसका नाम दिया है कोर। लेकिन सर डिफरेंस क्या आएगा इसमें तो उसका ये दोनों में? फायदा होता है, जो कोर के अंदर कोई फेल हो जाता है ना, कोर में कोई फेल हो जाता है, तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारा सीपीयू हल्का स्लो हो जाएगा। हमें हमें हो सकता है एरर दे दे ये मैसेज के थ्रू, लेकिन आपका सिस्टम शट डाउन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रोसेसर खत्म। अगर एक सिस्टम होता ना, एक ही प्रोसेसर होता, तो आपका जी। सिस्टम चलता ही नहीं। लेकिन अच्छा, अब जैसे ऐसा नहीं होगा। कोर आई पेंटियम डी सेवन में है। अगर बचता है। हाँ, कोर आई 7 है, 7 प्रोसेसर, 7 कोर चल रहे हैं। एक फेल हो गया तो 6 चलेंगे। सही। आपका सिस्टम जो है ना, वो मतलब काम करेगा। लेकिन सर जी। मतलब इसका कोई टेक्निकल ये सही भी नहीं हो सकता, और अगर इसमें पता भी नहीं चल अच्छा, सकता इसके अंदर भी यूजर दो को। तीन तरीके हैं। कुछ आम, अभी आगे भी आएगा वो। आम अगर अगर माइनर माइनर खराबी हुई ना, तो वो आपस में वो देखना पड़ेगा। अगर इंटेल वालों ने रखा हुआ है कि सेल्फ करेक्शन, तो वो सही कर सकता है। अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई मसला आ रहा है। लेकिन अगर हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मसला आता है, वो जाहिर है वो फिर ऐसा सही नहीं होता ऑटोमेटिकली। फिर वो प्रोसेसर ही चेंज होता है ना सर। प्रोसेसर चेंज होगा, लेकिन आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है अगर आप थोड़ी कम परफॉर्मेंस के ऊपर एग्री करते हो, क्योंकि 7 की जगह 6 काम कर रहे हैं तो ठीक है बस। रिलायबिलिटी तो मतलब है ना। सही सर। अच्छा, इसी चीज को माइक जो ना म्यूट कर दें। क्वेश्चन करने के बाद माइक म्यूट कर दिया करेंगे, बैकग्राउंड की आवाजें आती हैं। अच्छा, ग्रेसफुल डिग्रेडेशन जो है वो किसे कहते हैं? इसी चीज को ग्रेसफुल डिग्रेडेशन कहते हैं कि 10 प्रोसेसर लगे थे, एक फेल हो गया, अब 9 काम कर रहे हैं मिलके, और 10वें का बर्डन भी खुद उठा रहे हैं। तो ग्रेसफुली जो है परफॉर्मेंस डिग्रेड हुई है, यानी कि मैनेज करने के बाद परफॉर्मेंस को थोड़ा सा डिग्रेड करके सिस्टम को संभाल लिया गया है। ठीक है, इस मैकेनिज्म को कहते हैं ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ना होने से होना अच्छा है। और अगर थोड़ा सा स्लो हो गया लेकिन चीजें चल रही हैं, यानी कि थोड़ी 10% परफॉर्मेंस अगर स्लो हो गई है लेकिन बाकी चीजें ओके हैं, तो फिर ठीक है। तो इसमें मतलब नुकसान नहीं होता है इतना बड़ा, और ये एग्री कर जाते हैं, मतलब लोग इस पे खुश भी होते हैं। ठीक है, तो ये होता है ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। एक होता है फॉल्ट टॉलरेंट। तो कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, सम सिस्टम्स गो बियॉन्ड ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। ग्रेसफुल डिग्रेडेशन से ऊपर का काम करते हैं। वो क्या होता है? फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि 10 प्रोसेसर है, एक में फेलियर आ गया, तो 9 तो काम कर रहे हैं, लेकिन 10वें को भी करेक्ट करके उसको ओके कर दिया जाए। ठीक है, यानी कि अब 9, 10 से 10 थे, 9 खराब, 9 सही रहे, एक खराब हो गया। थोड़ी देर के बाद वो जो 10वां था वो उसको भी सही कर दिया गया ऑटोमेटिकली। उसने अपने आप को खुद ही सेल्फ करेक्शन उसकी कर ली। ठीक है, तो अगर पॉसिबल होता है, ये बात लिखिए, अगर पॉसिबल है तो करेक्ट कर देता है, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो जाहिर है वो भी करेक्ट नहीं कर पाता। तो ऐसे सिस्टम्स को कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम, तो सेल्फ रिपेयरिंग अपने आप को कर लेता है। आजकल इसको भी, ये भी है। ठीक है, क्योंकि माइनर जो भी करेक्शंस होती हैं वो ओके करके वो सिस्टम को अप कर देता है। आपको पता नहीं चलेगा बिल्कुल कब फेलियर आया और कब सही हो गया। बाजू का आपके सिस्टम पे कहते रीस्टार्ट भी मांगता है कभी कभी, लेकिन ये उन सिस्टम्स पे करेगा ज्यादातर जो पुराने हो जाते हैं, नए सिस्टम्स पे तो नहीं करेगा। लेकिन ये कि वो इसलिए करता है ताकि कोई भी ऐसी चीज होती है जो कि, और आजकल तो इतने एफिशिएंट कर दिए हैं कि जो भी फॉल्ट होता है ना, आपको पता नहीं चलेगा फॉल्ट क्या है। आपने देखा होगा विंडोज अपडेट, हम विंडोज अपडेट करते हैं
तो वो विंडोज खुद ही चेक करेगा सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में क्या क्या फॉल्ट है, देखेगा और खुद ही उसका जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आपके फॉल्ट को रिकवर कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, पहले तो मैसेजेस आते थे कि भाई ये चीज खराब हो गई सिस्टम में, ये खराब, तो ऑटोमेटिकली इंटरनेट से जो है ना वो राब्ता में रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और फौरी तौर पे उसका फॉल्ट जो है ना रिकवर हो जाता है। अच्छा, 2 टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। अगर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, यानी कि मल्टी प्रोसेसर का मतलब है एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे हुए हैं। 2 तरीके हैं, 2 इसकी टाइप्स है, एक है एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग और एक है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। ये अभी हम मल्टीपल प्रोसेसर ये अलग अलग है, ठीक है। अभी हम कोर की बात नहीं करें, कोर के अंदर एक प्रोसेसर में मल्टीपल कोर्स होते हैं। अभी ये मल्टीपल प्रोसेसर की बात हो रही है, तो मल्टीपल प्रोसेसर तो है लेकिन यानी कि अलग अलग चिप्स हैं, अलग अलग चिप्स हैं, ठीक है। एक चिप पे सारे नहीं है, बल्कि हर चिप पे अलग अलग प्रोसेसर है। तो एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि यानी एक प्रोसेसर जो है वो बॉस प्रोसेसर हो जाता है, बाकी सब जो है वो वर्कर प्रोसेसर होते हैं। तो बॉस प्रोसेसर काम क्या करता है कि आप वो बाकी ईमानदार प्रोसेसर्स को जो है टास्क असाइन करता है कि भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम, और खुद अपने जिम्मे भी काम लेता है, औरों को भी काम डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये होता है एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। उसमें बॉस वर्कर रिलेशनशिप होती है, एक प्रोसेसर बॉस बन जाता है, बाकी सब वर्कर होते हैं। और ताकि इसलिए करते हैं ताकि जो है ना कॉन्फ्लिक्ट ना है, वरना हर प्रोसेसर अपने हिसाब से चलेगा तो कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस होते हैं। तो कभी कभी हमें हमें ये चाहिए होता है कि बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट ना है किसी किस्म का, तो ये उस सिस्टम के लिए एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग को अप्लाई किया जा सकता है। सेकेंड वन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर कोई बॉस बॉस प्रोसेसर कोई भी नहीं है, ठीक है, लिखा है नो बॉस वर्कर रिलेशनशिप। बॉस प्रोसेसर कोई भी नहीं है। ईच प्रोसेसर परफॉर्म ऑल टास्क विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। हर प्रोसेसर सारे काम कर रहा होता है मिलके, यानी कि सारे प्रोसेसर मिलके काम कर रहे होते हैं, कोई बॉस नहीं है, कोई टास्क असाइन करने वाला नहीं है, बल्कि जो हर प्रोसेसर आता है उसको जो टास्क मिलता है उसको वो ले लेता है। दूसरा प्रोसेसर बिजी होता है, वो तीसरा टास्क ले लेता है, ठीक है। तो मतलब आपस में सब काम मिलके कर रहे होते हैं और सारे पीयर्स होते हैं, कोई बॉस नहीं होता, ठीक है। तो स्लाइड में कोई क्वेश्चन तो नहीं है, आगे चलें। सर इनमें से कौन सा सही है, किसका मतलब बेनिफिट ज्यादा है? बेनिफिट देखो, ये कभी कभी हमें जहाँ क्लाइंट सर्वर की इन्वायरमेंट ना, जैसे बहुत बड़े नेटवर्क से और हमें सर्वर साइड पे हम काम कर रहे हैं, तो सर्वर साइड पे अगर ऐसे सर्वर के लिए जो ये अच्छा रहता है, अगर अब आपके सर्वर्स हैं, सर्वर्स के लिए सही रहता है क्लाइंट पे आप ये कर दें, सही है सर। ठीक है। सर्वर्स के लिए सिमेट्रिक कर दें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। आगे एग्जांपल्स भी आ रही हैं, देखो यहाँ देखो, जैसे ये दिखाया, ये एग्जांपल है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर की, ठीक है। यानी कि सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है यानी कि सारे मिलके काम कर रहे हैं, कोई भी बॉस नहीं है। तो सवाल आया है, बाद में सवाल किया मल्टी प्रोसेसर और कोर में डिफरेंस बता दें। मल्टी प्रोसेसर कोर में क्या डिफरेंस है? मल्टी प्रोसेसर का मतलब है मल्टीपल चिप्स, ठीक है। यानी कि एक चिप अलग लगी है, सिस्टम तो एक ही है, कंप्यूटर एक ही है, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल सीपीयू चिप्स लगी हुई है, सीपीयू लगे हुए, मल्टीपल सीपीयू लगे हुए, इसको हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसर। और वो भी मल्टी प्रोसेसर है जो कोर है ना, कोर सिंगल प्रोसेसर नहीं है, ये भी मल्टी प्रोसेसर है, लेकिन इसका फर्क ये है कि सिंगल चिप है, इसलिए कोर कह रहे हैं हम। एक ही चिप है, इसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, मल्टीपल कोर्स लगे हुए हैं, जो कि मल्टीपल ऑपरेशन अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक अलग अलग चिप्स की तरह। तो ये मल्टीपल कोर कहलाएगा, ये मल्टीपल चिप्स कहलाएंगी। है दोनों ही मल्टी प्रोसेसिंग, ये भी मल्टी प्रोसेसिंग है, ये भी मल्टी प्रोसेसिंग है, लेकिन ये सिंगल चिप में है तो मल्टीपल प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन कोर में हो रही है सिंगल चिप। यहाँ मल्टीपल प्रोसेसिंग हो रही है इन मल्टीपल चिप्स। क्लियर हो गया? ठीक। An AIX system, अच्छा जी, in AIX system can be configured to employ dozens of processor। AI सिस्टम बनता है, इसमें मल्टीपल, ज्यादातर ये वहाँ यूज होता है जैसे आपने मेन फ्रेम सिस्टम बनाने हैं, ठीक है, तो बहुत सारे प्रोसेसर लगाने हैं, तो अब इसमें मल्टीपल चिप्स का लगा देते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल चिप्स की, यहाँ मल्टीपल बात हो रही है मल्टीपल चिप्स की, ठीक है। ये अलग चिप है, ये CPU 0 ये अलग चिप है, CPU 1 ये अलग चिप है, CPU 2 ये अलग चिप है,
अब तीन प्रोसेसर हैं, 3 सीपीयू अलग अलग है, हर एक के अंदर अपने रजिस्टर है, अपना कैशे है, हर एक का रजिस्टर कैशे डिफरेंट है, ठीक है। तो 3 चिप्स लगी हुई हैं, एक चिप नहीं है, 3 चिप्स है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो ना कि अगर बहुत बड़ा, जैसे आपने देखा होगा रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, अब रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में जो आप जाते हो कितने सारे काउंटर्स है, सब पे बुकिंग चल रही होती, और उसमें जो ना फिर वो ये इसी तरीके से करते हैं कि वो जो सर्वर होता है, सर्वर के ऊपर मल्टीपल चिप्स लगा देते हैं वो, ताकि सर्वर की परफॉर्मेंस बढ़ जाए, ठीक है ना। तो वहां पर 12-15 प्रोसेसर भी लगा देते हैं, एक सिस्टम पे लग सकते हैं। AI एक सिस्टम नाम है, IBM का है, IBM ने, लेकिन ये यूनिक्स बेस्ड है, ठीक है, यूनिक्स बेस्ड है, तो वो आप लेके आप बना सकते हैं इसको। अच्छा, द बेनिफिट ऑफ दिस मॉडल इज दैट मेनी प्रोसेसर कैन रन साइमल्टेनियसली, एक सारे प्रोसेसर मिलके काम करेंगे, एक ही वक्त में काम करेंगे। And processor can run if there are n CPUs without causing performance to deteriorate significantly, ठीक है। तो जाहिर है मिलके काम करेंगे तो परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रहेगी, कमी में परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और बस में देखना ये पड़ता है कि आईओ को जो है केयरफुली कंट्रोल किया जाता है, वो तो खैर अपने एंड पे ही करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसका जो है वो अलग ही होता है। ये एक सिस्टम जो है वो यूनिक्स बेस्ड सिस्टम है, तो वही काम कर रहा होता है। और इसके अलावा भी जो है आजकल जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए हैं, उन सब के अंदर जो है ना ये सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर को जो है वो मतलब उसकी सपोर्ट रखी गई है। विंडोज में भी है, ठीक है, विंडोज में भी आप कर सकते हो, मैक में भी कर सकते हो, लिनक्स में भी कर सकते हो, सब में सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग जो है वो आप इसमें मैनेज कर सकते हो। और सन माइक्रो सिस्टम का जो है ना, सन माइक्रो सिस्टम जिन्होंने जावा भी बनाई है, सन वालों ने, ठीक है। तो सन माइक्रो सिस्टम का सन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 4 ये जो था, ये था एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, यानी कि एसिमेट्रिक का मतलब क्या है, वही एक बॉस होता है, बाकी सब वर्कर होते हैं, तो वो ये वाला था सन माइक्रो सिस्टम का वर्जन 4। जबकि वर्जन 5 जो है वो सिमेट्रिक भी कर रहा है और एसिमेट्रिक दोनों के ऑप्शन रखेगा सन माइक्रो सिस्टम के वर्जन 5 में। AI एक सिस्टम जो है आप सर्वर बना सकते हो, मतलब आप हाई एंड मशीन बना रहे हो, जाहिर है 10 प्रोसेसर लगा रहे हो तो सर्वर ही बनाओगे उसको। सैयद अब्दुल हसीब ने सवाल किया है, उसका जवाब दे रहा हूँ। AI सिस्टम जो है वो सर्वर पे ही ज्यादातर किया जाता है, ताकि मल्टीपल प्रोसेसर अगर आप लगा रहे हो तो सर्वर ही मशीन होगी, जाहिर है वो क्लाइंट पे उतना हैवी हाई एंड क्लाइंट तो नहीं बनाते हैं। अच्छा जी, मल्टी प्रोसेसिंग कैन इंश्योर अ सिस्टम टू चेंज इट्स मेमोरी एक्सेस मॉडल। मल्टी प्रोसेसिंग का मसला क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग में एक मसला होता है, प्रोसेसर तो मल्टीपल हो गए, प्रोसेसर्स तो मल्टीपल हो गए, लेकिन रैम एक ही है, ठीक है। रैम तो मल्टीपल नहीं है ना, रैम तो वही जो एक ही सिस्टम में मेमोरी लगी हुई है, तो वही यूज कर रहे हैं, वही यूज हो रही है मल्टीपल प्रोसेसर्स के दरमियान। तो फिर रैम को एक्सेस करने के दो तरीके मल्टी प्रोसेसिंग में डिफाइन किए गए हैं। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, इसको UMA का नाम दिया। सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, जिसको NUMA का नाम दिया गया। Uniform memory access is defined as the situation in which access to any RAM from any CPU takes the same amount of time. तो CPU 4 है, RAM एक ही है, तो चारों CPU को एक थोड़ा टाइम मिलता है, सेम टाइम चारों CPU को मिलता है उस RAM को एक्सेस करने के लिए, जो कि इक्वल होता है। तो इसको कहते हैं भाई यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, चारों प्रोसेसर है, चारों को इक्वल टाइम मिल रहा है रैम को एक्सेस करने का। लेकिन एक और आर्किटेक्चर है न्यूमा। न्यूमा में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म, कि कुछ मेमोरी का जो है, सम पार्ट्स ऑफ मेमोरी में टेक लॉन्गर टू एक्सेस देन अदर पार्ट्स। उसमें होता है क्या है कि रैम का कुछ हिस्सा जो है वो किसी को ज्यादा मिल रहा है, रैम का कुछ हिस्सा किसी को कम मिल रहा है, यानी कि सबको इक्वल नहीं मिल रहा होता रैम एक्सेस करने के लिए टाइम, सबको इक्वल नहीं मिल रहा होता, अलग अलग टाइम या अलग अलग जो है वो रैम के जो है वो पोर्शंस मिल रहे होते हैं। तो इससे फिर डिले आता है अलग अलग प्रोसेसर की, तो ये परफॉर्मेंस ऐसे डिग्रेड होती है, क्योंकि जाहिर है सबको एक टाइम तो नहीं मिल रहा ना, सबको अलग अलग टाइम मिल रहा है, किसी को ज्यादा किसी को कम। तो अगर प्रॉपर रिसोर्स मैनेजमेंट की जाए तो ये आर्किटेक्चर जो है, इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी हैंडल किया जा सकता है। यानी कि अगर 4 प्रोसेसर लगे, किसी एक प्रोसेसर को अगर रैम कम मिल रही है तो उससे कम काम लिया जाए, उस प्रोसेसर पे टास्क डिफाइन कर दिया जाए कि भाई ये हैवी लोड टास्क परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर उससे क्या होगा फायदा, कि जो
पेनल्टी है परफॉर्मेंस की वो काफी हद तक जो है सही हो जाएगी। तो बाहर दोनों तरीके हैं, यूनिफॉर्म मेमोरी को भी एक्सेस कर सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी भी एक्सेसिबल होती है मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर। एनी क्वेश्चन? सर हमारे ये जो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है, इसमें कौन सा यूज होता है सर? यूनिफॉर्म यूज होता है या नॉन यूनिफॉर्म यूज होता है दोनों सर? यूज होते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। अब तो दोनों की मतलब दोनों की कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप मल्टी प्रोसेसिंग करोगे ना तो उसके अंदर फिर उसका अपना सॉफ्टवेयर भी होता है जो कि इसको मैनेज करके देगा आपको। 10 प्रोसेसर आपने लगाए, 12 लगाए, तो फिर सॉफ्टवेयर के अंदर मेमोरी एक्सेस करने के लिए आपको दोनों ऑप्शन अवेलेबल होंगे। यूएमए करना चाह रहे हैं, यूएमए तो कौन सा प्रोसेसर ज्यादा यूज करना चाह रहे हैं, कौन सा कम, फिर आप उसमें कर सकते हैं। ये उस वक्त तो करोगे सर जब एनयूएमए यूज करोगे, लेकिन यूएमए पे भी सारे इक्वल यूज होंगे। हाँ सर, लेकिन सर जैसे विंडोज वगैरह हो गया, इसमें सिमेट्रिक यूज होता है, तो इसमें जो है इस यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस यूनिफॉर्म बाय डिफॉल्ट यूनिफॉर्म है, बाय डिफॉल्ट यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म ही होता है, सही। बाय डिफॉल्ट यूनिफॉर्म। लेकिन ये बात की जा रही है कि मतलब जो है अगर बहुत सारे प्रोसेसर्स लगे हुए हों तो अभी तो अब ज्यादातर हम आजकल तो खैर कोर यूज हो रहा है, एक ही में मल्टीपल है। लेकिन अगर जी अगर आपको हाई एंड सर्वर बनाना है तो आपको अलग अलग चिप्स लगाओगे आप। कोर i7 ही आपने 10 लगा दिए मिसाल के तौर पे, समझ रहे हैं? जी जी जी, सही कोर i7 ही आपने 10 लगा दिए एक ही मशीन पे। तो सही सही। अब वो कोर i7 एक तो एक में तो 7 है, लेकिन वो 7 भी 10 मरतबा है, मतलब 10 चिप्स लगी हुई हैं। तो अब उनके दरमियान वो रैम को एक्सेस करेंगे तो वो अब आपको वो बताएंगे अगर यूएमए करे या एनयूएमए करे। सही है, जैसे उसमें दोनों यूज हो सकते हैं सर। लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट एक ही प्रोसेसर है, कोर i7 लिया हुआ है, बस एक ही लगा हुआ है वो, लेकिन उसमें जाहिर है मल्टीपल है, 7 कोर्स है अंदर, तो वो सारे जो है ना वो बाय डिफॉल्ट यूनिफॉर्म ही सबको एक ही जैसा टाइम मिल रहा होता है रैम ओके सर, सही। का। तो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग की हम बात कर रहे हैं। A recent trend in CPU design is to include multiple computing cores। ठीक है, तो अब आजकल कोर्स का कॉन्सेप्ट आ गया है। सिंगल चिप, ठीक है, एक ही चिप है लेकिन मल्टीपल कोर्स है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं मल्टी कोर। मल्टी कोर है और कोर i3 कोर i7 उसकी एग्जांपल्स हैं। तो ये ज्यादा अच्छा है, दे कैन बी मोर एफिशिएंट देन मल्टीपल चिप्स। मल्टीपल चिप से अच्छा है कि आप ये लगाए, मल्टी कोर लगाए। क्यों? क्योंकि जाहिर है मल्टीपल चिप्स लगाओगे तो ज्यादा पावर खर्च होगी, बैटरी ज्यादा जाएगी, और लैपटॉप पे लगा लो तो बैटरी जो है लैपटॉप प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो इसलिए जो है ना मल्टीपल कोर्स जो है ना वो मल्टी कोर जो है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस होता है। ऑन चिप कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, एक ही चिप के अंदर सारे प्रोसेसर है और वो जाहिर है वो उसके लिए रैम के साथ कम्युनिकेशन करने का भी एक ही रास्ता होगा, वरना मल्टीपल चिप्स होंगी तो अलग अलग चिप्स अलग अलग रास्ते से रैम के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उससे ज्यादा डिले भी आएगा। तो ऑन चिप कम्युनिकेशन, एक चिप के अंदर मल्टीपल कोर्स हो, इट्स मोर बेटर एंड मोर एफिशिएंट देन मल्टीपल चिप सिस्टम। तो लैपटॉप्स वगैरह में खास तौर पे ये जरूरी होता है, लैपटॉप की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। ठीक है, तो सिंगल कोर एक ही प्रोसेसर लगाओ तो कम बैटरी खर्च होगी, मल्टीपल प्रोसेसर लगाओगे ज्यादा बैटरी, लैपटॉप्स वगैरह में उसके अंदर बैटरी का इशू ज्यादा होता है। तो ये एक बात यहाँ पर लिखी हुई है, सारे मल्टी कोर सिस्टम जो है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होते हैं, लेकिन सारे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम मल्टी कोर सिस्टम नहीं होते। बात समझ में आ गई होगी आपको? यानी कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम सारे जो है वो मल्टी कोर नहीं होते, ठीक है, क्योंकि जाहिर है वो अलग अलग चिप पे होंगे तो वो मल्टी कोर तो नहीं है ना। लेकिन जितने भी मल्टी कोर हैं वो सारे के सारे मल्टी प्रोसेसर तो हैं ही, क्योंकि जाहिर है वो मल्टीपल कोर्स लगी हुई है, तो मल्टीपल प्रोसेसर तो है ही उसमें। क्लियर है? सर ये क्लियर है सर। एक पूछी थी कि इसमें जैसे पेंटियम डी वगैरह है, उसमें हम अगर क्या कहते हैं यूनिफॉर्म मेमोरी की तरह चलेंगे तो ये विंडोज से ऑपरेट होता है, या सर ये हम इसको प्रोसेसर के थ्रू हम चेक करते हैं, मतलब कि ये विंडोज, अगर हम जैसे कि पेंटियम डी में विंडोज डाल लें तो उसमें तो यूनिफॉर्म में ही चलेगा ना, लेकिन अगर हम उसमें क्या कहते हैं कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लें
मिसाल के तौर पे ऐसा जो सर्वर पे कंट्रोल कर रहा है, तो फिर उसमें नॉन और यूनिफॉर्म भी होगा, यूनिफॉर्म भी होगा। हाँ, दोनों ऐसे ऑप्शन, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं उसमें। मतलब कि ये सर्वर, अगर ऑपरेट सर्वर एडिशन होगा तो इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं मेमोरी एक्सेस करने के, नॉन यूनिफॉर्म करें या यूनिफॉर्म करें। सही है। और ये सर्वर पे डिपेंड